देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन की बातों को लेकर। मैंने आपको क्या बताया था कि कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे आइटम्स एक एनपीओ के पास मेंटेन होते हैं जिनके रेस्पेक्ट में हम स्टॉक पॉलिसी फॉलो करते हैं। स्टॉक पॉलिसी का मतलब होता है कि हम अपने पास उनका एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि भैया हमारे पास इसका स्टॉक कितना था ओपनिंग में, फिर हमने ड्यूरिंग द पीरियड कितना और खरीदा, फिर उसमें से हमारे पास अभी भी ईयर एंड पर क्या बच गया। तो जहां पर भी हम स्टॉक अकाउंट मेंटेन करते हैं तो मुझे हर उस आइटम के लिए कंजम्पशन कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि वो जो कंजम्पशन है वही मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कि भैया इतना कंजम्पशन था तो इतना कंजम्पशन हुआ तो ये हमारे पास हमारा खर्चा बना। तो कंजम्पशन निकलता कैसे है? कंजम्पशन के लिए मुझे एक स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो स्टेशनरी के स्टॉक की मैं बात करूं तो मुझे स्टेशनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा कि भैया मेरे पास ओपनिंग में स्टेशनरी कितनी थी, फिर मैंने ड्यूरिंग द पीरियड परचेजेस कितनी कर ली, और उसके बाद मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया, तो उससे मैंने कंजम्पशन निकाल लिया। लेकिन अब एक समस्या आ जाती है, कई बार ये परचेजेस भी गायब होता है, ये परचेजेस भी हमारे पास से गायब होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब आप इसके आगे लिखेंगे एक नोट डाल के, समटाइम्स वैल्यू ऑफ परचेजेस sometimes value of purchases are missing। तो क्या करें? टू कैलकुलेट परचेजेस we must prepare creditor account। we must prepare क्रेडिटर्स अकाउंट। हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा विच इज नोन एज क्रेडिटर अकाउंट, ताकि क्रेडिटर अकाउंट के द्वारा मैं क्या फाइंड आउट कर पाऊं, अपनी परचेजेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाऊंगा। आइए क्रेडिटर्स अकाउंट की बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होते हैं या क्रेडिटर्स हमारी असेट होते हैं? लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको बिजनेस को पैसा देना है। तो अगर मुझे किसी पर्सन को पैसा देना है तो वो मेरी लाइबिलिटी है। तो बताइए जल्दी से, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आता है? बाई डब्ल्यू और या नाम खिलाए तो लिख दिया बाय या नाम खिलाते कोई इधर भी नहीं है बैलेंस। ये नाम और कार्यकर्ता आज मेरे पास मैसेज भेजी है, मैं आपके सेंटर पे सुंदर का है और संतोष का और सुविधा का वहाँ कहाँ पे है। मैं दीदी 3-3 दिन की सुपरवाइजर ऑफ क्रेडिटर्स और क्लोजिंग आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन अब जरा मेरी बात सुनना, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, जो मैं बोल रहा हूं अब उस बात को समझना बस, तो आपको ये अकाउंट बहुत प्रॉपरली समझ आएगा। मैं थोड़ा नीचे चलता हूं। देखो क्या था
ये एक पर्सन है, पर्सन नंबर 1। ये जो पर्सन नंबर 1 है, और ये है एनपीओ। इस पर्सन नंबर 1 ने सप्लाई किया था स्टेशनरी आइटम। स्टेशनरी आइटम सप्लाई किया था। इस पर्सन 1 ने स्टेशनरी आइटम सप्लाई किया था लास्ट ईयर। और मैंने अभी तक इसको पैसा नहीं दिया, तो इस एनपीओ के लिए क्या ये क्रेडिटर बन गया कि नहीं बन गया? ये क्रेडिटर्स बन गया। लेकिन अब दूसरी बात को समझना जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। ये एक और पर्सन है, पर्सन 2। एक एनपीओ ने क्या किया, इस पर्सन को एडवांस दे दिया। फॉर स्टेशनरी। भाई जरूरी थोड़ी है कि आप एक ही व्यक्ति से स्टेशनरी खरीदते हो। ये जो एनपीओ है, अब इसके मैंने 2 ट्रांजैक्शन आपके सामने दिए। पहला ट्रांजैक्शन, इस पर्सन ने स्टेशनरी दे दी, लेकिन एनपीओ ने अभी तक इसको पेमेंट नहीं किया, तो ये तो मेरा क्रेडिटर बना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरे पास एक पर्सन ऐसा भी है जिसको मैंने पैसा एडवांस दे दिया, बट उसने अभी तक मुझे स्टेशनरी सप्लाई नहीं की। बताओ, अगर मैंने इस पर्सन को एडवांस मनी दे दी, तो क्या इट मे बी पॉसिबल कि अगर मैंने इसे एडवांस दिया, ये पॉसिबल है कि नहीं है दूसरे पर्सन को? अब अगर एडवांस दिया तो ये मेरी असेट बना या मेरी लाइबिलिटी बना? असेट बन गया एक बार तो। असेट बन गया ना। आप समझो मेरी बात को। मैंने उसे पेमेंट पहले ही कर दिया, स्टेशनरी अभी लेना बाकी है। अमाउंट पेड बट स्टेशनरी नॉट रिसीव्ड। तो जानते हो, ये तो क्रेडिटर कहलाया, और ये कहलाया एडवांस टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर जनरली उस पर्सन को बोला जाता है जिससे हम अपना मटेरियल या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इससे तो खरीद लिया और पैसा नहीं दिया, तो मेरी लाइबिलिटी बना। इस पर्सन को पैसा दे दिया बट अभी तक माल मेरे पास नहीं आया, तो ये एडवांसेस बन गया। तो अगर मुझे एडवांसेस का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो एडवांसेस भी यहां पर आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस, और अगर एडवांस इस साल दिया है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, सॉरी, एडवांसेस आएगा, क्रेडिटर नहीं। बताइए, क्या यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल।
चलें आगे। सर एक बार स्क्रॉल करना, वो पहले का लिखना है। हाँ हाँ, कौन सा, ये वाला कौन सा पहले का? सर ये जो नोट लिखवाया ना आज आज का जो करवाया है वहां से। ये लो, आज का यहाँ से है ये लो। सर कर लो, हो गया। हो गया, चलिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब मुझे बताइए, अब मेरे पास क्रेडिटर से रिलेटेड दो अकाउंटिंग है। एक उससे माल खरीदने की और उसको पेमेंट करने की। तो परचेजेस तो मुझे निकालना है, समझ रहे हैं? परचेजेस तो मुझे निकालनी है, तो मुझे ये दे रखा होगा कि मैंने क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया। तो मुझे बताइए जल्दी से, क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री, क्रेडिटर टू बैंक। क्रेडिटर टू बैंक, तो मैंने यहां लिख दिया टू बैंक या टू रिसिट एंड पेमेंट में मुझे दे रखा होगा। और ये लीजिए, अब हमारे पास एज अ बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? बाय परचेजेस। क्योंकि यही चीज हमारे पास मिसिंग थी। अब अगर परचेज आ गई तो इस परचेज को आप स्टॉक अकाउंट में डाल दोगे, और इस स्टॉक अकाउंट में परचेज डाल दोगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। तो ये एक इस पैटर्न का क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आपका बन सकता है कि आपको दो तरह का डेटा गिवन होगा, स्टॉक से रिलेटेड भी और क्रेडिटर से रिलेटेड भी। तो आपको पहले परचेज निकालनी है, और परचेज निकालने के बाद आपको उसका क्या निकालना है? कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। कैसे, देखिए। एग्जाम्पल, रिसिट एंड पेमेंट दे रखा है 2020-21 का। बाय स्टेशनरी 40,000, यानी हमने 20-21 के दौरान स्टेशनरी के रेस्पेक्ट में 40,000 का पेमेंट किया है। अब आपको 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 का कुछ डेटा दे रखा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1000 और 1200, ये आपके पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आ गया। क्रेडिटर्स, ये आपके पास क्रेडिटर्स आ गए। एडवांस गिवन टू क्रेडिटर्स, ये लीजिए 1200 और 2000 का दे रखा है हमें एडवांस गिवन टू क्रेडिटर्स। आपको निकालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी का कंजम्पशन कितना जाएगा। कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी आइटम, हमें स्टेशनरी आइटम का कंजम्पशन कैलकुलेट करना है।
लिख लीजिए पहले ये। चलिएगा, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा क्रेडिटर अकाउंट ताकि हम परचेज निकाल पाए। बताइए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 3500। और टू बैलेंस कैरिड डाउन 2500। एडवांसेस का भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है तो वो भी हम लिख देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2000। अब मुझे रिसिट एंड पेमेंट में दे रखा है कि मैंने स्टेशनरी के रेस्पेक्ट में पेमेंट किया है, तो एंट्री बन गई होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैंने 40,000 का पेमेंट किया है। तो बताइए बाय परचेजेस कितनी आ गई? So 38,200. 38,200। बताइए, इस अकाउंट में कोई बात पूछनी हो तो बताएं मुझे आप। ये आपके पास आ गई परचेजेस की वैल्यू। चलें आगे। अब अगर परचेजेस आ गया तो अब मुझे कंजम्पशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मैं बनाऊंगा स्टॉक अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताइए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? स्टॉक का 1000 और क्लोजिंग बैलेंस 1200। परचेजेस मेरे पास आ चुकी है तो मैं यहां डाल देता हूं टू परचेजेस। ठीक है, टू परचेजेस कितनी आ गई मेरे पास? 38,200। बताइए कंजम्पशन की वैल्यू क्या बची? 38,000. और यही जो कंजम्पशन आया आपका, ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? आपका आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। बोलिए क्लियर है? बिल्कुल इस तरह से ये हमारा स्टॉक अकाउंट बनेगा। तो एक इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। कंजम्पशन निकालना, परचेज निकालना, कोई और वैल्यू भी आपसे इस अकाउंट में पूछी जा सकती है। तो ये थे आपके सारे मेजर अकाउंट्स जो जो आपके पास यहां बनते हैं। ये आइटम नंबर अपना कौन सा था? 9। तो लास्ट हम एक और 10th की बात करते हैं।
आइटम नंबर 10, फंड अकाउंटिंग। अब ये क्या अकाउंटिंग होती है देखिएगा। समटाइम्स various funds are maintained at NPO for specific purposes. Sometimes various funds are maintained at NPO or maintained by NPO for a specific purpose, such as prize fund, building fund, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, कई तरह के फंड मेंटेन होते हैं। यानी आप समझ लीजिएगा बात को, ये फंड को मेंटेन करने का एक स्पेसिफिक पर्पस है। प्राइज फंड यानी ये फंड बनाया गया है कि एनपीओ में जितनी भी एक्टिविटीज होती होंगी जहां पर फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस होते होंगे तो वो पैसा इस फंड से निकाला जाएगा। स्पोर्ट्स फंड, अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट करते हैं, आपका क्लब है और यहाँ पर बहुत स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, आपके टाइम टू टाइम होते ही रहते हैं, हर महीने, हर वीक में या हर 15 दिन में, तो जनरली वो क्लब क्या करता है, अपने यहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को लेकर एक फंड बना लेता है, एक प्रॉपर अकाउंटिंग करता है उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। समझना बात को। तो अगर आपके पास फंड अकाउंटिंग मेंटेन है, यानी उस स्पेसिफिक काम को करने या स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए स्पेसिफिक फंड आपने मेंटेन किया है, तो फिर आपको उसकी एक सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। देखिएगा, सबसे पहले मैंने ले लिया उस फंड का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड प्लस डोनेशंस टू फंड। अगर उसी काम को करने के लिए आपको इस साल कोई नई डोनेशन मिली है तो उस डोनेशन को फंड में ऐड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्पोर्ट्स फंड बना रखा है, अब आपको एक पर्सन ने स्पोर्ट्स एक्टिविटी या स्पोर्ट्स इवेंट करने के लिए कुछ डोनेशन दी है, तो उसने डोनेशन का पर्पस स्पेसिफाई कर दिया कि भैया मेरा ये पैसा स्पोर्ट्स के इवेंट में ही लगाओगे, तो वो जो डोनेशन आपको मिली है वो आप फंड में ही ऐड कर दोगे, तो डोनेशन टू फंड ऐड हो जाएगा। माइनस कर देंगे यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। अब आपने स्पोर्ट्स इवेंट करवा दिया, उसके लिए फंड बनाया हुआ था, तो भैया जो पैसा खर्च हुआ वो यहां से माइनस कर दो। अभी आप समझना मेरी बात को, ये जो पैसा खर्च कर रहे हो अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जा रहा है, फंड में जा रहा है। तो आपने जो डोनेशन ली वो फंड में ऐड हो गई, जो पैसा खर्च किया वो खर्चा नहीं मानोगे, उसे फंड में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और अब आपके पास ये आ गया
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड। ये आ गया फंड का क्लोजिंग बैलेंस। बताइएगा फंड का जो ये क्लोजिंग बैलेंस आया, बात समझ में आ रही है? ये फंड का क्लोजिंग बैलेंस आ गया और इस क्लोजिंग बैलेंस को हम शो कर देंगे कहां पर? लाइबिलिटी साइड में। सर हाँ जी, सर अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए फंड अभी से आ रहा हूं, तो? उस बात पर भी आऊंगा मैं, बिल्कुल आऊंगा, ओके सर। है ना। अभी मैंने पॉजिटिव बैलेंस लिया, तो पॉजिटिव बैलेंस यानी अभी भी फंड में पैसा बचा हुआ है, तो ये फंड का पैसा अभी भी मेरी क्या बनेगा? लाइबिलिटी बनेगा। देखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड, डिनोट लाइबिलिटी ऑफ एनपीओ। ठीक है, हम इसे लाइबिलिटी मान लेंगे। अब जो बात दूसरी आई, इफ expenses incurred are more than balance in fund, balance available in fund, then excess expenses, if expenses incurred are more than the balance available in funds, then excess expenses should be shown as, then excess expenses should be shown as expenses in income and expenditure account. Income and expenditure account. अब इसको जरा समझते हैं, पहले लिख लो एक बार ये, फिर मैं आपको डिजिट्स लेता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा। देखिएगा, वैसे अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड 40,000 था। मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस था स्पोर्ट्स फंड का वो कितना था? 40,000 था। डोनेशन रिसीप्ट, अब मान लीजिए मुझे जो डोनेशन मिली वो डोनेशन मिली 1,20,000 की, तो मेरे पास
फंड का बैलेंस 160 हो गया, यहां तक क्लियर। अब अपन सिचुएशन की बात करते हैं, माइनस मनी यूटिलाइजेशन या मनी यूज्ड। जरा दो अलग अलग सिचुएशन पर बात करते हैं। एक तो मैंने 1,48,000 यूज किए और एक मैंने 1,70,000 का खर्चा कर दिया। मैंने दो काम किए। अब देखिएगा, अभी मेरे पास फंड का बैलेंस कितना बच रहा है? 10,000। तो ये तो अभी भी फंड में पैसा बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? बताइए। यस सर, बचा हुआ है। तो बचा हुआ है तो ये मेरी अभी भी एक लाइबिलिटी बना। तो लाइबिलिटी बना तो इसको तो मैं अभी भी कहां दिखा दूंगा? बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। लेकिन अब समस्या कब है वो देखो। आपके पास फंड में ओपनिंग 40 था, 1,20 आपके पास आया, तो आपके पास टोटल हुआ 1,60। लेकिन आपने खर्चा कितना कर दिया? 1,70। इसका मतलब ये हुआ कि 1,60 का पैसा तो आपने फंड में से यूज कर लिया होगा। और अब जो एक्सेस आया, तो एक्सेस कितना हो गया? ये 10,000। ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये ट्रीटमेंट होगा। बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक का? यस सर। तो ये देखिएगा, आपके पास सारे बेसिक एडजस्टमेंट हुए, जिन एडजस्टमेंट्स के द्वारा आपको अपनी सारी वर्किंग करनी है और सारे वैल्यूज निकालनी है। किस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आइएगा। सर बैलेंस शीट में कोई ये फंड का अकाउंट खत्म हो गया? हाँ, इस वाले केस में तो फंड बैलेंस 0 हो जाएगा और बस 10,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो हो जाएंगे। और इस वाले केस में अभी भी बैलेंस शीट में फंड का बैलेंस कितना चलता रहेगा आपका? 12,000। 12,000 चलता रहेगा। ठीक है। आपको 1 मिनट, मॉड्यूल ओपन, मॉड्यूल आप भी निकाल लीजिए मॉड्यूल। देखें जरा कुछ क्वेश्चन, पेज नंबर क्या है? एग्जाम्पल बाद में करवाऊंगा।
हाँ जी निकाल लिया। प्रैक्टिकल है क्या? चलिए पहले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूं, फिर बाकी आप एक बार थ्योरी के सारे देखेंगे, फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 निकालिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर निकाल के। देखिए क्या बोल रहा है ये। If rupees 1500 was outstanding at the beginning of the year towards the subscription and 10,000 is received during the year, with 2,500 still outstanding at the end of the year, the amount to be taken to the receipt and payment account is 11,000. इसने बोला है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा। हाँ सर जी मेरे को ऊपर है 2-3 क्वेश्चन में भी डाउट। हाँ हाँ मैं सब ले लूंगा। आपने कर लिए, बाकियों ने भी किए नहीं है ना, तो फिर डाउट्स एक साथ ही आएंगे ना कि भाई एक बार सब जने एक बार कम से कम देख लेंगे इसको। जल्दी बताइए भाई, एक ही आंसर आया है बस 11,000 का। सबका यही आ रहा है या कुछ अलग है? यस सर 11,000। सर 11,000। चलिए ट्वेल्थ का बताइए। देखिए 12th में ये क्या पूछ रहा है, आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द फॉलोइंग डिटेल्स। सब्सक्रिप्शन अरियर 500, करंट का 10,500 और एडवांस 800। यानी आपको 3 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं। पिछले साल का बकाया 500 मिला है, करंट ईयर के रेस्पेक्ट में 10,500 मिला है और फ्यूचर के 800 रुपए मिले हैं। अब ये पूछ रहा है कि वैसे आपके पास टोटल 1200 मेंबर्स हैं और हर मेंबर का एनुअल सब्सक्रिप्शन 10 रुपए बनता है। तो देखिएगा मैंने आपको पहले भी कहा था, जब इस तरह का डेटा होता है तो मुझे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन तो पता ही लग गया। सर डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ, अगर 1200 मेंबर हैं और हर मेंबर 10 रुपए देगा तो आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बनना चाहिए। 12,000। बस इसने पूछा भी क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बताइए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, बाकी अब कोई भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ गया कि मेरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 12,000। द आंसर विल बी सी। सर 9,500। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज द सब्सक्रिप्शन एट ₹10,000, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे रखा है। सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो रिसिट एंड पेमेंट बताना है, तो वापस से अकाउंट बना लो, बस इसमें इस बार बैंक का पैसा निकाल देना। सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग असेट है आपकी, तो 1000 आ गया। क्लोजिंग बैलेंस 1500 आ गया। अब और आप सर 10,000 डेबिट में। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे रखा है, तो आपका ये यहां आ गया कि भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका 10,000 आ गया। तो बताइए आंसर क्या हो गया, ए 9,500। प्रैक्टिकल तो इन्होंने बस छोटे छोटे ही दिए हुए हैं। इसमें आपके पास ये भी अच्छे क्वेश्चन थे सब्सक्रिप्शन के स्टार्टिंग में।
देखें अब आपको इनका इलस्ट्रेशन 4 दिख रहा है आप सभी को? ये आप मुझे अभी करके बताएंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए, आंसर से इसका मत देखना, आप अपने आप बनाओ, फिर अपन बात करेंगे। इसने पूछा भी अकाउंट ही है कि द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है 3000। कौन सा क्वेश्चन है? इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर है 221, ये दिख रहा होगा ना स्क्रीन पर ही। बनाइए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए और ये निकालो कि रिसिट एंड पेमेंट का अमाउंट कितना है। सर करंट ईयर 2013 है। एक मिनट, और इसमें शायद सर पीरियोडिकल ईयर के हिसाब से लिया है। नहीं करंट ईयर आपका होगा 2014 होगा फिर तो। एक मिनट, फोर्टीन हो गया करंट ईयर मेरे साथ। खैर इसमें क्या है, एक्चुअली में करंट ईयर के डेटा का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें रिसिट एंड पेमेंट का अमाउंट निकालना है ना, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो रिसिट एंड पेमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी ईयर का हो अगर कैश में आया है तो वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बनाओ या बना रहे हो अभी? देखो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे रखा है, तो वो तो मेरा यहां आ गया, मैंने 3000 डाल दिया। अब एक एक ध्यान से पढ़ो। सब्सक्रिप्शन फॉर 13 अनपेड ऑन 1 जनवरी 14, यानी 1 जनवरी 14 को, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन बकाया था, तो ये हमारी असेट का ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो 400 रुपए हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। आगे चलते हैं। अब सुनो इसने क्या बोला है, 200 ऑफ विच वाज रिसीव्ड इन 14, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 400 में से 200 तो आपको मिल गया, तो 200 अभी भी क्या रह जाएगा आपका? ड्यू रह जाएगा। तो वो मैंने एक तो क्लोजिंग बैलेंस में ये 200 लिख दिया। वापस से सुनना, स्टार्टिंग में 400 का स्टॉक, 400 का सब्सक्रिप्शन बाकी था, जिसमें से उसने बोला है कि आपको 200 तो रिसीव हो गए, तो बचा हुआ जो अमाउंट है 200 का, वो आपका अभी भी आउटस्टैंडिंग चलेगा। सर ये जो रिसीव हुआ 200 ये कहीं आएगा नहीं क्या? वो अपने आप ही आ जाएगा ना रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में, जब अपन निकालेंगे तब। अच्छा, तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ आओ, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 1/1/14, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये आपके पास 100 आ गया। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 31/12/14, तो ये क्लोजिंग आ गया। बोलिए क्लियर यहां तक? अब उसके बाद इसने दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन फॉर 13 अनपेड
एट 13 नहीं होना चाहिए था, ये 14 का होना चाहिए था। 13 का तो ऑलरेडी दे दिया उसने। नहीं सर, ऐड हो जाएगा। नहीं ऐड तो हो जाएगा, बट 13 का अनपेड तो ऑलरेडी था 4, उसमें से 200 तो मिल गए थे ना आपको। ये होना चाहिए था सब्सक्रिप्शन फॉर 14, जो कि अनपेड रह गया अभी भी आपका, तो वो 140 आपका और आ जाएगा। ये आपका एक्चुअली में 13 की जगह यहाँ होना चाहिए 14। मतलब सर ये 200 का 140 दे रखा है इसने। भाई 200 का तो 140 दोबारा कैसे दे सकता है, 400 में से 200 ही मिला, हाँ तो वो 200 तो ऑलरेडी आ चुका है ना, तो ये तो फिर करंट ईयर का हो गया ना। हाँ सर। तो इसलिए अब आप निकाल लीजिए बैलेंसिंग फिगर, आपका कैश कितना आया। सर 3040। तो 3040 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आगे बोलिए पॉइंट। सर आप कौन सा? अब आप एक बार ना आज इसके सारे ऑब्जेक्टिव कर लेना, जिसने भी नहीं किए हैं, ताकि कल में इसके सारे आपको, मैं डाउट इसमें और देखो इससे पहले के भी हैं, ये भी सर सब्सक्रिप्शन पे। एंडाउमेंट फंड होता है क्या सर? ये एंडाउमेंट फंड क्या होता है? ये एक्चुअली में कैपिटल नेचर की रिसीट होती है। जैसे अपने को क्या होता है ना कि एंडोमेंट बेसिकली होता है कि आपको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो पैसा मिला, आपने उसका एक फंड बना दिया, उसे हम बोलते हैं एंडोमेंट फंड। सर वही हो गया कि स्पेशल डोनेशन के जैसे कि स्पेशल डोनेशन का जैसे ही होता है। ठीक है, तो आज आप इसके सभी जने क्या करना, ये सारे बाकी के बचे हुए पहले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस करना, फिर हम कल इनको डिस्कस करके खत्म कर देंगे।